हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पीयूष मगर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ पीएम फिजिक्स एकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर जो चल रहा है क्लास 11th के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये समझने से पहले आपने अगर हमारे जो इससे पहले जो लेक्चर से दो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो आप वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको ये आज के जो टॉपिक होने वाले हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज दे आर इंट्रोडक्टरी एंड बेसिक वीडियोस फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन दो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इधर आई बटन पे भी आप जाके वहाँ पर क्लिक करके वो दो वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है जब अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट भी करते हो। आई विल गेट मोटिवेशन एंड आई विल ट्राई टू मेक माई वीडियोज़ मोर टॉकेटिव और उसको मैं अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टुडेज लेक्चर। इट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फटाफट देखते हैं कि पहला लॉ क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ। तो देखते हैं हम लोग अभी फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि एनी बॉडी सपोज बॉडी ए हमारे पास है, यहाँ पर दिखता है आपको बोर्ड पर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें कि एनी बॉडी ट्राइज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर ये बॉडी ए है वो अगर रेस्ट में है, इट इज इन द रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है। एवरी बॉडी ट्राइज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब कि अगर बॉडी ए है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो खुद होके मोशन में नहीं आ सकती, वो खुद होके मोशन में नहीं आएगी जब तक पे उस पर हम लोग क्या अप्लाई नहीं करेंगे, अनलेस वी डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। चलो बताइए क्या हमने क्या अप्लाई किया है? हमने अप्लाई किया है कुछ अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया है। हमने क्या अप्लाई किया है? अनबैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस फोर्स मतलब के क्या है? तो यही हमारा डायग्राम है। बॉडी ए है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, वो ऑटोमेटिकली मोशन में नहीं आती है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है। दैट इज व्हाट अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब जो स्टेटमेंट रेस्ट कंडीशन के लिए है, द सेम इज फॉर द मोशन, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई नहीं होते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो टेंडेंसी है उसे बोला जाता है इनर्शिया, उसे बोला जाता है इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है कि वो बॉडी की टेंडेंसी होती है, अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी, वो मोशन में नहीं आती है। मतलब कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चाहे वो रेस्ट का मोशन में आता हो या फिर मोशन से रेस्ट में जा रहा हो, तो बॉडी इनर्शिया, हर बॉडी का एक इनर्शिया होता है, एक टेंडेंसी होती है जिसके ज़रिए वो बॉडी उसका स्टेट जो होता है, स्टेट मतलब कि रेस्ट या फिर मोशन जो स्टेट है बॉडी का, वो चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, इनर्शिया भी हमें पता चल गया है। बट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस क्यों बोला गया है? बिकॉज अगर ब्लॉक ए है जो रेस्ट कंडीशन में है, सपोज साइड ये साइड से और ये साइड से अगर मैं 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ, इधर से भी 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। अब आप ही बताइए मुझे कि ये जो अब आप ही बताओ मुझे, ये ब्लॉक ए है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा, बिकॉज वहाँ पे फोर्स तो बैलेंस हो गए ना। 4 न्यूटन वहाँ से आया, 4 न्यूटन यहाँ से आता है, दोनों भी फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। मतलब कि नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी ए, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी ए इज 0। और नेट फोर्स 0 है तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा, मतलब फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, फिर से मोशन में नहीं आने वाली है। तो रेस्ट का मोशन में लाने के लिए उसे हम लोग अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड से बैलेंस फोर्स नहीं चाहिए, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। देन ओनली दैट बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू मोशन, या फिर मोशन से रेस्ट में जाती है। तो इनर्शिया क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज
इनर्शिया क्या है? तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज टू चेंज इट्स स्टेट आइदर रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। एक तो रेस्ट वाला हो सकता है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या? पहले तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक बार हम लोग देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आती है, अपोज करेगी, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगी या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, उसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, इफ इट इज इन द मोशन देन इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन अनलेस, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अब ये भी कैसे होता है? फॉर एग्जांपल क्रिकेट, जब बॉलर बॉल अगर वहाँ पर फेंकता है टुवर्ड्स द बैट्समैन, अगर बैट्समैन वो बॉल मिस कर देता है तो वो बॉल स्ट्रेट चली जाती है टुवर्ड्स द बैक साइड विकेट कीपर के पास। जब बॉलर एक बॉल फेंकता है टुवर्ड्स द बैट्समैन साइड, तो बैट्समैन अगर उसको हिट नहीं कर सकता, उसको अगर मिस कर देता है तो वो बॉल कहाँ जाएगी? वो स्ट्रेट चली जाएगी विकेट कीपर के पास। वही अगर उस बॉल को अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो बैट्समैन को उसको पे हिट करना पड़ेगा। हिट करना पड़ेगा मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका डायरेक्शन बदलता है उस बॉल का, है ना। सो वही होता है। आप भी करके देखो, आप क्रिकेट खेलते होंगे, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट में भी फिजिक्स ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें दिखता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिखता है। वहाँ पे भी क्या होता है कि अगर हमारे तरफ कोई अगर बॉल फेंक देता है और उस पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तभी उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो स्ट्रेट मोशन में ही चला आएगा। सो दैट्स इट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? उसको इनर्शियल लॉ भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शियल लॉ भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट स्टेट्स अबाउट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मतलब कि रेस्ट का मोशन में या फिर मोशन का रेस्ट में लाने के लिए उस पर्टिकुलर बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो जाके उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ इनर्शिया भी बोलता है, तो इनर्शिया इट इज, तो इनर्शिया होता क्या है? हमें तो पता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, बट इट इज द एक्चुअली मास ऑफ ए बॉडी। इट इज द मास ऑफ बॉडी, अमाउंट ऑफ मास ऑफ बॉडी दैट विल मेक एन अपोज टू चेंज द स्टेट। अब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया भी होगा। अगर एक बेस्ट एग्जांपल देखें हम लोग, कोई छोटा सा पत्थर है, अगर उसको उठा के फेंकना है जिसका मास कम है, तो हम लोग उसको मोशन में लेके आ सकते हैं, उस पर सिंपल एक उसको थ्रो कर सकते हैं। अब जैसा वो पत्थर बड़ा होता जाएगा, उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, उसका मास बढ़ता जाएगा, तो हमारे लिए उसको फेंक पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज उसका मास ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया टू गेट इनटू मोशन वो भी ज़्यादा ही होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ जब देखते हैं तब हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ इज द व्हाट फर्स्ट लॉ सेज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। दिस इज द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट या फिर मोशन में है तो उसकी स्टेट चेंज नहीं करती है। स्टेट दो ही होता है, एक तो रेस्ट होता है या फिर मोशन में होता है। तो स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है। दैट इज व्हाट द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमें मोशन और रेस्ट के बीच में एक रिलेशन बता देता है। साथ ही साथ अगर हम लोग रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको पता है तो वी नो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी काफ़ी रोल प्ले करता है इसमें, कि जिसका एक वीडियो भी मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन पे जाके देख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दो बॉडीज़ अगर साथ में चल रही है मोशन में, तो रिलेटिव मोशन की वजह से वो मोशन में दिखाई नहीं देते एज कम्पेयर टू थर्ड बॉडी। तो अभी हमें तो पता चल गया कि फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ हमें कहता है अबाउट द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें, वो एक बार देखते हैं हम लोग। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे फर्स्ट लॉ में हमें पता है कि अबाउट द इनर्शिया है, अबाउट द स्टेट ऑफ द रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी है। वो मोशन का रेस्ट में या फिर रेस्ट का मोशन में नहीं आएगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ये हमने देखा है। अब वही फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो बॉडी अगर स्टेट रेस्ट से मोशन में अगर आ रही है
तो उसे कुछ मोमेंटम होगा, या फिर मोशन से रेस्ट में जा रहे हैं तो उसको मोमेंटम होगा। तो जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दैट इज व्हाट द सेकेंड लॉ। सो व्हाट द सेकेंड लॉ सेज कि जो भी हम लोग फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाई किया है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P इज द लीनियर मोमेंटम, ये हमें पता है, स्मॉल p, इट इज द लीनियर मोमेंटम एंड P इज इक्वल्स टू mv। मास इंटू वेलोसिटी है हमारा लीनियर मोमेंटम, और फोर्स यहाँ पर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और उसका डायरेक्शन भी होगा लीनियर मोमेंटम का, या फिर फोर्स का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट लीनियर मोमेंटम। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम लोग फोर्स, यहाँ पे ये पेन है, इस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये पेन जो भी मोमेंटम इसमें आएगा, ये बॉडी एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में होगी, तो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी एक्सेलरेट होगी जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा तो पेन विल बी डिस्प्लेस इन दिस डायरेक्शन, मतलब उसका लीनियर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन, उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, बॉडी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। सो एक्सेलरेशन जो लीनियर मोमेंटम है या फिर बॉडी का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, वो वही होता है, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर ये सपोज एक बॉडी है, बॉडी ए, इसको मुझे इस डायरेक्शन में अगर उसको डिस्प्लेस करना है तो फोर्स इस डायरेक्शन में मैं अप्लाई करूँगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में उसे मुझे डिस्प्लेस करना है, जिस डायरेक्शन में उसे एक्सेलरेट करना है, जिस डायरेक्शन में उसको मोमेंटम गेन करना है, तो उसी डायरेक्शन में मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर हमें बॉडी को मूव करना है, रेस्ट कंडीशन से मोशन में लाना है, तो उस पर फोर्सेस अप्लाई करने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करने वाली है। सो व्हाट इज सेकेंड लॉ? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt। सो F इज इक्वल्स टू constant proportionality, that will be 1, so d by dt of mass into velocity। अब ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज उन दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। किसका? मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन, या फिर वेलोसिटी और फोर्स अप्लाइड का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए F विल बी इक्वल टू द d by dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो F इज इक्वल्स टू, मास तो कांस्टेंट जाएगा, dv अपॉन dt आंसर बनता है। अब dv बाई dt तो बनता है भाई एक्सेलरेशन, सो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बनता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, y इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमें मिलता है फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ से हम लोग अगर देखें तो एक, अगर फोर्स जीरो है तो ये एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा बिकॉज मास तो जीरो होगा नहीं बॉडी का। तो ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहले हमने देखा था फर्स्ट लॉ कहता था कि एवरी बॉडी, जो भी बॉडी है रेस्ट का मोशन में या फिर मोशन का रेस्ट में ऑटोमेटिक नहीं आएगी, उस पर कुछ एक्सटर्नल हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि अनबैलेंस होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि जो भी फोर्स अप्लाई करते हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का मोमेंटम भी होगा, या फिर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 कंसिडर करें तो F इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी आता है। मास तो कांस्टेंट चला जाएगा, बनेगा dv बाई dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो फाइनली F इक्वल्स टू ma हमें मिलता है। अब इसी से हम लोग फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं। कैसे? हमने बोला था कि बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर एक्सेलरेशन आएगा। बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लेके आना है, फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी बॉडी एक्सेलरेट होगी। अगर F इज इक्वल्स टू ma, ये रिलेशन से हम लोग देखें, रेस्ट में है तो फोर्स हम लोग अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो बॉडी का 0 होगा नहीं, तो फाइनली एक्सेलरेशन विल बी 0।
एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, इसलिए बॉडी रेस्ट में ही रहती है, मोशन में नहीं आती है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब वो तो रेस्ट कंडीशन में है या फिर उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब दो चीज़ें, बॉडी अगर फोर्स ज़ीरो अप्लाई करते हैं हम लोग तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो आता है, बिकॉज इस रिलेशन से हम लोग देखें ज़ीरो इक्वल्स टू एम ए, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो बनता है। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो तब आएगा, एक तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या फिर वो बॉडी मोशन में है बट वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। बिकॉज हमें पता है अगर बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी, उसका वो लीनियर वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं, मतलब कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल आल्सो बी ज़ीरो। मतलब फोर्स अगर ज़ीरो है तो बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में हो सकती है, बट मोशन में ना कहते हुए हम लोग उसको बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है, बॉडी विल बी इन द यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स अगर ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, मतलब वो बॉडी एक तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है बट यूनिफॉर्म मोशन में है। कब? F इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये फर्स्ट लॉ हमें बताता है। सेकेंड, ये इसी रिलेशन से हम लोग फर्स्ट लॉ डिराइव करते हैं लाइक दिस। लाइक अगर हमने देखा कि फोर्स अगर जीरो अप्लाई करते हैं तो बॉडी उसका स्टेट चेंज ही नहीं करेगा, मतलब अगर फोर्स जीरो है तो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, या फिर फोर्स जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा, वो रेस्ट में नहीं आएगा। दैट इज फर्स्ट लॉ डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ। F इज इक्वल्स टू एम ए। इस रिलेशन से हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब कि बॉडी रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करती रहेगी, ना कि वो रेस्ट में आएगी, बिकॉज हमने फोर्स तो जीरो अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई ही नहीं किया है। और हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का, कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे बॉडी रेस्ट या फिर मोशन इन दोनों में से इंटरचेंज नहीं करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। सो आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अभी हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, for every action there is equal and opposite reaction। अगर दो बॉडीज है, सपोज बॉडी ए ये बॉडी बी पर अगर फोर्स अप्लाई करती है, मतलब कि एक्शन फोर्स अप्लाई करती है, तो बॉडी बी भी उस पर रिएक्शन फोर्स ज़रूर अप्लाई करती है। दैट इज़ व्हाट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी जो भी अगर एक्शन फोर्स अप्लाई करता है तो उस पर रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होकर वापस आता है, बट इक्वली होता है और उसी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लाइक अगर हम लोग अगर एक बॉल कंसिडर करें, अगर बॉल इस जो दीवार है इसके पीछे, कैमरे के पीछे, अगर उस दीवार पे मैं फेंकता हूँ ज़ोर से, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो वो बॉल जो होगी, दैट बॉल विल हिट दैट वॉल नो डाउट, बट वो वहीं पे रुकेगी, गिर जाएगी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो उस वॉल पे टच करेगी, उसी पॉइंट पे वो वॉल भी उसी बॉल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब कि रिएक्शन फोर्स वहाँ पे अप्लाई करेगा। और उससे क्या होगा, अब ये रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या करता है, वहीं से वो बॉल को वापस इधर चला जाता है। मतलब ये बॉल भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट वो वॉल तो डिस्प्लेस नहीं हो सकती है, बट ये बॉल उस वॉल के कंपैरिजन में, ये दिस बॉल इज़ वेरी लाइट वेट, दैट्स वाई वो पीछे होके एक रिएक्शन फोर्स की वजह से पीछे आ जाता है। मतलब एक्शन फोर्स पे रिएक्शन फोर्स ज़रूर अप्लाई होता है। तो फोर्स अगर अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो एफ ए बी अगर एक्शन फोर्स है तो फोर्स बी ए विल बी उसका रिएक्शन फोर्स। तो काफ़ी आसान नहीं है, कुछ नहीं उसमें, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, मतलब कि अगर फोर्स अप्लाई करता है ए बी पर तो बी उस पर ए पर ज़रूर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, बट ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे दिखते हैं। ओके, एफ ए बी इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी फ्रॉम ए, और एफ बी ए क्या है, तो एफ बी ए इज़ द रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए फ्रॉम बी। तो एक्शन फोर्स बी बॉडी पे लगा है, रिएक्शन फोर्स ए बॉडी पे लगा है, मतलब कि दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स अप्लाई किया है। नो डाउट वो इक्वल है बट अपोजिट दिख रहे हैं इस केस में। इन दिस केस इक्वल दिखते हैं बट अपोजिट बॉडी इक्वल है, अपोजिट भी है पर डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल नहीं कर सकते एक दूसरे को। सो दैट इज व्हाट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो कहता है हमें कि फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी टू बी इन मोशन और टू बी इन द रेस्ट कंडीशन। अगर वो चेंज करना है उसका स्टेट, उसके लिए फोर्स
अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई करना जरूरी है। फर्स्ट लॉ से हमें पता चला है, जिसको इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ से पता चला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होती है, वेलोसिटी मिलती है उसे, या फिर वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। एंड द थर्ड लॉ इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही अगर डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं, इन दैट केस दे विल नॉट गेट कैंसल, बिकॉज वो दो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। सो दैट्स इट, दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। रिमेनिंग टॉपिक इसके आगे जो भी है, लाइक फंडामेंटल फोर्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए इस चैनल के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू वेरी मच।